दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम बटलर यीट्स की एक बहुत ही कमाल की लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग पोएम को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लैपिस लैजुली। 5 स्टैंजा की पोएम है जिसमें कोई स्टैंजा तो बड़ा है, कोई स्टैंजा छोटा है और बहुत ही कंफ्यूजिंग पोएम है जो काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। आज मैं इसके टाइटल का मतलब भी समझाऊंगा और इसके अंदर क्या बात की है विलियम बटलर यीट्स ने लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो के एंड में। पहले तो मैं आपको इस पोएम के टाइटल लैपिस लैजुली का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक गहरे नीले रंग का पत्थर होता है, बड़ा कीमती पत्थर होता है जिस पर नक्काशी की जाती है। तो यीट्स ने उस पत्थर के नाम पर इस पोएम का नाम दिया है। क्यों दिया है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको नोट कर लेना चाहिए कि 25 जुलाई 1936 को इस पोएम को लिखा गया था और लास्ट पोएम्स नाम के कलेक्शन में इसको पब्लिश करवाया गया। इस पोएम को उन्होंने हैरी क्लिफ्टन नाम के एक दोस्त को डेडिकेट किया है क्योंकि हैरी क्लिफ्टन ने यीट्स को वो पत्थर लैपिस लैजुली गिफ्ट किया था। ये तो हो गया इस पोएम का बैकग्राउंड। अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली पोएम पर। अब एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोएम में कई सारे रेफरेंसेस लिए गए हैं दोस्तों। शेक्सपियर के ड्रामास के भी रेफरेंसेस लिए गए हैं, वर्ल्ड वॉर का भी रेफरेंस है, कुछ वॉर्स का रेफरेंस है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि ये पोएम कहाँ से कहाँ जा रही है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये सिविलाइजेशंस तो आती जाती रहती है, चीज़ें बिगड़ती है तो वापस बन जाती है। चलिए टेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर यीट्स बोलते हैं, जिस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उस वक्त मैंने सुना था, आई हैव हर्ड दैट हिस्टोरिकल वुमेन से, मैंने सुना कि कुछ डरी हुई औरतें आपस में कुछ बातें कर रही थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। यह हिस्टोरिकल वर्ड का मतलब है कि ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। दे आर सिक ऑफ द पैलेट एंड फिडल बो, कि वो औरतें अब थक चुकी है। दे आर सिक, किससे थक चुकी है? पैलेट और फिडल से, मतलब पेंटिंग और म्यूजिक से। कुल मिलाकर अब वो थक चुकी हैं आर्टिस्ट लोगों से, उनके आर्ट से। वो आर्टिस्ट लोग ऑफ पोएट्स, पोएट्स बोला यहाँ पर, ऑफ पोएट्स दैट आर ऑलवेज गे, जो हमेशा खुश रहते हैं। अभी माहौल कैसा है हम सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि अभी टाइम कैसा चल रहा है, कितना डर का माहौल है। और जो नहीं जानता उसे जानना चाहिए। फॉर एवरीबडी नोज, मतलब हर कोई जानता है, और एल्स शुड नो, और जो नहीं जानता उसे जानना चाहिए कि माहौल कैसा चल रहा है। वो औरतें क्या बोलती है कि अभी ये आर्टिस्ट लोगों का टाइम नहीं है, अभी लड़ने वाले सैनिकों का टाइम है, उनकी ज़रूरत है हमें। वो बोलती हैं दैट इफ नथिंग ड्रास्टिक इज डन, कि अभी अगर कोई ड्रास्टिक कदम नहीं उठाया गया, कोई ड्रास्टिक का मतलब है इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं उठाया गया, तो देखना अचानक से कोई एयरप्लेन आएगा या फिर जेपलिन आएगा। जेपलिन दोस्तों उस टाइम पर जर्मन जहाज थे जो बमबारी करते थे। अगर कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाया गया तो कोई एयरप्लेन या जेपलिन निकल कर आएगा। एयरप्लेन एंड जेपलिन विल कम आउट, पिच लाइक किंग बैली बम बॉल्स अंटिल द टाउन लाई बीटन फ्लैट, और बिल्कुल किंग बैली की तरह हमारे शहर पर बमबारी करेगा जब तक हमारा शहर पिट पिट कर एकदम फ्लैट नहीं हो जाता। किसी चीज को तब तक पीटा जाए जब तक वो फ्लैट ना हो जाए, वैसे हमारे शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया जाएगा। अब आप ये कहोगे ये किंग बैली कौन है? मैंने आपको बताया था काफी सारे रेफरेंसेस देंगे यहाँ पर। तो किंग बिली, मैं किंग बैली बैली बोल रहा हूँ। किंग बिली ऑफ ऑरेंज एक हिस्टोरिकल फिगर है दोस्तों। 1690 में बैटल ऑफ बॉयन में बमबारी की थी, बम बॉल्स का यूज किया था। तो औरतें कह रही है कि जल्दी अगर कुछ ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाया गया तो हमारा शहर तबाह हो जाएगा। इस वक्त हमें आर्टिस्ट की नहीं बल्कि लड़ने वाले सैनिकों, देशभक्तों की जरूरत है। अब आप यहां पर नोट करो दोस्तों, मैं एक एक स्टैंजा को ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर यीट्स किन औरतों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आम औरतें कभी भी ऐसी बातें नहीं करती, रेयरली ही कभी वो ऐसी बातें करेगी। आम औरतें कभी ऐसी बातें नहीं करती। तो शायद ये औरतें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जिनमें मॉड गॉन भी शामिल है। अगर आप यीट्स को पढ़ रहे हो और मॉड गॉन को नहीं जानते तो कैसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो आप? तो मॉड गॉन जैसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऐसी ऐसी बातें करेगी, मतलब कलाकार का एक तरीके से अपमान करेगी, और यीट्स जैसा कलाकार चुप बैठ जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट स्टैंजा में वो जवाब देते हैं इनकी बात। अब आर्टिस्ट अपनी टोन में जवाब देता है इन औरतों को। वो कहता है ऑल परफॉर्म देयर ट्रेजिक प्ले, कि सारे लोग इस दुनिया में अपना अपना ट्रेजिक प्ले परफॉर्म कर रहे हैं। देयर स्टट हैमलेट, देयर इज लियर, यहाँ पर लियर मतलब किंग लियर, दैट्स ऑफिलिया, दैट कॉर्डेलिया। ये चारों कैरेक्टर्स हैं, हैमलेट, किंग लियर, ऑफिलिया और कॉर्डेलिया, शेक्सपियर के प्लेस की, शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज के। इनके लिए विलियम बटलर यीट्स बोल रहे हैं, चाहे वो हैमलेट हो, चाहे किंग लियर हो, ऑफिलिया हो या कॉर्डेलिया, ये सारे के सारे जानते हैं, ये सारे अपना रोल प्ले करते हैं।
येट दे शुड बी लास्ट सीन बी देयर। ये जानते हैं कि लास्ट सीन में इनको मर जाना है, मतलब हजारों बार इन प्लेस को परफॉर्म किया गया है, एक एक सीन को बार बार परफॉर्म किया गया है, हर कैरेक्टर को अपना अपना रोल पता है, सबको पता है कि एंड में इन सबको मर जाना है लास्ट सीन में। द ग्रेट स्टेज कर्टन अबाउट टू ड्रॉप। और अगर मरेंगे नहीं, कुछ रह जाएंगे, तो लास्ट में जब पर्दा गिरेगा तो प्ले ही खत्म हो जाएगा। इफ वर्दी देयर प्रोमिनेंट पार्ट इन द प्ले, चाहे कितना भी वर्दी या प्रोमिनेंट पार्ट हो इनके प्ले के अंदर, मतलब ये सारे कैरेक्टर्स जानते हैं कि इनका रोल इनके प्ले के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वर्दी है और प्रोमिनेंट है, तो इनको तो अपनी लाइंस बोलनी पड़ेगी, तो इनको तो अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। दे डू नॉट ब्रेक अप देयर लाइंस टू वीप। ये लोग, ऐसा नहीं होता कि अपनी लाइंस बोलते बोलते रुक जाएं या रोने लगें, या अपने डायलॉग्स को बोलते बोलते बीच में लाइंस को ब्रेक कर दें और रोने लगें कि हम लोग ये लाइंस क्यों बोल रहे हैं जबकि हमें एंड में मर ही जाना है। ये लोग अपना डायलॉग बोलते हैं, कंप्लीट करते हैं। दे नो दैट हैमलेट एंड लियर आर गे। हैं? नहीं, गलत समझ रहे हो आप। यहां पे गे वर्ड का मतलब है दोस्तों, वो लोग खुश हैं। हैमलेट और किंग लियर जो हैं, ये लोग दोनों खुश हैं। ये लोग जानते हैं कि एंड में मर जाएंगे। आगे पार्ट बोलते हैं ना, गेटी ट्रांसफिगरिंग ऑल द ड्रेड, मतलब ये ट्रेजिक हीरोज खुश हैं। ये जानते हैं कि इन लोगों किन सफरिंग से अभी गुजरना है, ये सब जानने के बावजूद भी ये खुश हैं। तो हमें भी खुश रहना चाहिए। यहाँ पर यीट्स बोलते हैं ऑल मैन हैव एम्ड एट फाउंड एंड लॉस्ट, कि पूरी ह्यूमैनिटी का एम यही तो है, फाउंड एंड लॉस्ट। ब्लैक आउट, हेवन ब्लेजिंग इनटू द हेड, ट्रेजेडी रॉट टू इट्स अटर मोस्ट। इन लाइंस का मतलब ये है कि एक ट्रेजिक हीरो सब कुछ, अपनी लाइफ का सब कुछ खो देता है। ब्लैक आउट का मतलब है उसकी लाइफ में सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है। दो हैमलेट रैम्बल्स एंड लियर रेजेस। हैमलेट तो क्या करता है, रैम्बल करता है, और लियर रेज, गुस्सा करता है। एंड ऑल द ड्रॉप सीन्स ड्रॉप एट वंस। और एंड में क्या होता है, ये सारा ड्रामा एक साथ खत्म हो जाता है जब पर्दा गिरता है, तो सारे सीन्स एक साथ खत्म हो जाते हैं। अपॉन 100,000 स्टेजेस, यही ड्रामा 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स सेम टू सेम परफॉर्म किया गया है, न जाने कितने स्टेजेस पर। इट कैन नॉट ग्रो बाय एन इंच। लेकिन एक इंच भी कैरेक्टर जिंदा रहे हैं क्या? जहां उन्हें खत्म होना है वहीं पर वो खत्म हो जाते हैं। एक इंच भी ड्रामा आगे नहीं बढ़ता। एक बार नहीं, हजारों बार ये ड्रामा परफॉर्म किया गया है, लेकिन एक बार भी क्या एक इंच भी ये ड्रामा आगे बढ़ा है? नहीं। तो सबकी जितनी डेस्टिनी होती है उतना ही लिखा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं की तरह उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। सबकी ट्रैजिक लाइफ है भाई, एक दिन तो सबको ही एंड हो जाना है, सब कुछ ही एंड हो जाना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पोएम समझ में आ रही है। विलियम बटलर यीट्स ने यहाँ पर मॉर्गन जैसी एक्टिविस्ट्स को जवाब देने की कोशिश की है। अब पोएम को ट्रेजेडी से शिफ्ट करते हुए विलियम बटलर यीट्स कहाँ ले जाते हैं, थर्ड स्टैंजा के अंदर, सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो बोलते हैं ऑन देयर ऑन फीट दे कम और ऑन शिप बोर्ड। ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे खत्म होती है? कुछ लोग बाहर से आते हैं, पैदल आते हैं, कुछ शिप बोर्ड्स के ऊपर आते हैं, कैमल बैक, ऊंटों के ऊपर बैठकर आते हैं, हॉर्स बैक, घोड़ों के ऊपर बैठकर आते हैं, घोड़ों के ऊपर बैठकर आते हैं, गधों के ऊपर आते हैं, म्यूल्स के ऊपर आते हैं। पुरानी सिविलाइजेशन को खत्म करने वाले लोग कैसे कैसे आते थे? घोड़ों के ऊपर, कैमल के ऊपर, गधों के ऊपर, म्यूल्स के ऊपर, शिप बोर्ड पे, या फिर पैदल आते थे। ओल्ड सिविलाइजेशंस पुट टू द स्वॉर्ड, उनकी तलवारों की नोक पर ओल्ड सिविलाइजेशंस होती थी। देन दे एंड देयर विजडम वेंट टू द रैक, और फिर वो लोग पुरानी सिविलाइजेशन को खत्म कर देते थे। वो इस तरह से खत्म करते थे कि कुछ भी बाकी नहीं रहता था। नो हैंडीवर्क ऑफ कैलिमेकस। यहां पर दोस्तों कैलिमेकस का रेफरेंस दिया है। ये कैलिमेकस कौन है आप सोचोगे? ये 5th सेंचुरी बीसी का एक एथेनियन कलाकार था जो मूर्तिकार था। वो मार्बल की इतनी सुंदर नक्काशी करता था जैसे ब्रॉन्ज की कर रहा हो। दोस्तों मार्बल के बारे में आपको पता होगा, मार्बल पर कलाकारी करना, उस पर इस तरीके से मूर्तियां बनाना इतनी आसान बात नहीं होती। तो वो इतना अच्छे से कलाकारी करता था, वो इतना अच्छा कलाकार था दोस्तों। मेड ड्रेपरीज दैट सीम टू राइज। ड्रेपरीज का मतलब होता है पर्दे। उसने पत्थर के पर्दे बना दिए थे। इतने अच्छे कर्ल्स लाया था वो पर्दों के अंदर कि ऐसा लगता था जैसे ये पर्दे अभी उड़ने ही वाले हैं। कितना टाइम लगता होगा ऐसी कला को बनाने में। तो ऐसे कलाकार जो इतनी मेहनत करते हैं। When sea wind swept the corner stands his long lamp chimney shaped like a stem of a slender palm stood but a day। ये सब उस आर्टिस्ट के आर्ट को बताया जा रहा है। उसने क्या है, एक ब्रॉन्ज का लैम्प भी बनाया था जो कि एकदम पाम की शेप में था। आर्टिस्ट का इतना सारा आर्ट
इतना खूबसूरती से टाइम लेके बनाया हुआ आर्ट इस तरीके से अगर खत्म हो जाए, कोई सिविलाइजेशन आकर के खत्म कर दे, तो इनका आर्ट भी खत्म हो जाता है। फिर भी ऐसे आर्टिस्ट को मोटिवेशन कहां से मिलता है कि वो आर्ट प्रोड्यूस करें? कहां से? ऑल थिंग्स फॉल एंड आर बिल्ट अगेन। सारी चीजें खत्म हो जाती है और फिर से बनाई जाती है। एंड दोज दैट बिल्ट देम अगेन आर गे। जो लोग उन चीजों को फिर से बनाते हैं वो भी खुश हैं, तो हम क्यों दुखी होते हैं? तो सिविलाइजेशन तो खत्म होती रहती है, वापस बनती रहती है, हमें दुखी क्यों होना है? अब हम इस पोएम के 4th स्टैंजा पर चलते हैं, जो कि बहुत ही छोटा है। इस स्टैंजा के अंदर लैपिस लैजुली के बारे में बताया जा रहा है, जो विलियम बटलर यीट्स के दोस्त ने उन्हें गिफ्ट किया था। वो बोलते हैं 2 चाइनामैन बिहाइंड दैम अ थर्ड आर कार्व्ड इन लैपिस लैजुली, कि उस नीले रंग के पत्थर पर, लैपिस लैजुली पर 2 चाइनामैन बने हुए हैं। एंड बिहाइंड दैम अ थर्ड, एक तीसरा आदमी भी है उन चाइनामैन के पीछे, शायद उनका वर्कर होगा। बहुत ही सुंदर नक्काशी करके उस लैपिस लैजुली पर बनाया गया है उन आदमियों को। ओवर दैम फ्लाइज अ लॉन्ग लेग बर्ड, और उनके पीछे की तरफ एक लॉन्ग लेग बर्ड भी उड़ रहा है, अ सिंबल ऑफ लॉन्गेविटी, जो शायद लॉन्ग लाइफ का, लॉन्गेविटी का सिंबल है। देखो यहाँ पर आगे वाली लाइंस में क्लियर कर दिया विलियम बटलर यीट्स ने। कहते हैं कि वो तीसरा आदमी कौन है? द थर्ड डाउटलेस अ सर्विंग मैन, शायद उनका सर्वेंट है। कैरीज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो उन दोनों के पीछे, चाइनामैन के पीछे, 2 चाइनामैन के पीछे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रहा है। ये लैपिस लैजुली के ऊपर जो डिजाइन्स बनी हुई है उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर विलियम बटलर यीट्स। तो हम लोग 5th और लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। यहाँ पर यीट्स बोलते हैं, एवरी डिस्कलरेशन ऑफ द स्टोन, एवरी एक्सीडेंटल क्रैक और डेंट, उस खूबसूरत स्टोन के ऊपर जो भी डिस्कलरेशन हो रहा है, मतलब उसका कलर उतर गया है या फिर क्रैक या डेंट आ गया है उस पर, seems a water course or an avalanche or lofty slope where it still snows, though doubtless palm or cherry branch sweetens the little halfway house those Chinamen climb towards, and I delight to imagine them seated there on mountain and the sky, on all tragic scene they stare. One asks for mournful melodies, accomplished fingers begin to play, their eyes mid many wrinkles, their eyes. मैं इस पूरे स्टैंजा का मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक साथ। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि ये जो डिस्कलरेशन हो रहा है इस लैपिस लैजुली पर, इस पत्थर पर, या एक्सीडेंटल क्रैक्स हैं, ये किस तरह से हुए होंगे? या तो वाटर कोर्स की वजह से हुए होंगे, पानी की वजह से हुए होंगे, या फिर एवलेंच, मतलब कि एक लॉफ्टी स्लोप होता है ना, मतलब जब बर्फ पड़ रही है तो एक लॉफ्टी स्लोप होता है, जब बर्फ घूमती घूमती एक बड़े बॉल में बदल जाती है, उसको बोला जाता है एवलेंच। ऐसे निशान शायद इन चीजों की वजह से पड़े होंगे इस लैपिस लैजुली के ऊपर। लेकिन इन सारे एक्सीडेंट्स का, इन सारे निशानों का कहीं ना कहीं उस पत्थर पर जो बने हुए हैं, इन सबका कोई ना कोई डीप मीनिंग है। वो जो 2 चाइनामैन है जिन हिल्स पर चढ़ रहे हैं, वहां पर एक जगह पर जाकर ये लोग बैठ जाते हैं, और अपने पीछे जो उनका सर्वेंट चल रहा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर, उसको कहते हैं कि मॉर्नफुल मेलोडीज बजाओ। वो ऊपर हिल पर बैठकर, एक जगह पर बैठकर ट्रैजिक सीन को देखते देखते मेलोडीज, मॉर्नफुल मेलोडीज, दुख भरे गीत गाते हैं। तरीके से एंड में हम लोग कह सकते हैं कि इस पोएम को यीट्स ने उन औरतों को जवाब देने के लिए लिखा था, जो औरतें ऐसा कहती है कि हमें आर्टिस्ट की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की ज़रूरत है जो हमारे देश के काम में आए वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझ में आई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।